जय हिंद एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज़ द न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 11th एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द केमिस्ट्री। ओके, तो कहा जाता है कि अगर आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आपने कर लिया तो समझो आपका चाहे वो इनऑर्गेनिक हो या वो ऑर्गेनिक हो, आपका केमिस्ट्री पे एक पूरी तरह से कमांड कर लोगे। क्लियर है? तो चलो हम लोग देखते हैं उस चैप्टर को। क्लियर है? तो जस्ट गोइंग टू स्टार्ट केमिकल बॉन्डिंग एंड केमिकल बॉन्डिंग। क्लियर है? तो केमिकल बॉन्डिंग हम लोग अपने रियल लाइफ से पहले कनेक्ट करेंगे ताकि हम समझ पाएँ कि ये चैप्टर क्या है। तो गाइज मुझे नहीं पता कि आप जहाँ पढ़ाई करो वहाँ पूरी तरह से आपको बताया जाता है या नहीं, बट जो चैप्टर को कवर करेंगे तो मैं एक भी पॉइंट आपको छोड़ूंगा नहीं। क्लियर है? क्योंकि अगर इस चैप्टर को आपने समझ लिया तो गाइज ये एक ऐसा चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, यू कैन से केमिकल बॉन्डिंग। एक ऐसा चैप्टर है कि जहाँ से अगर आपने इसको समझ लिया तो चाहे वो इनऑर्गेनिक हो दैट इज़ द फिजिकल केमिस्ट्री, तो चाहे वो इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो, आप उसको बहुत इजी वे में समझ सकते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है, इसको चैप्टर भी आप बोलो लेकिन आप ये बोलो कि ये एक बुकलेट ऑफ कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? तो केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा चैप्टर है दैट इज द बुकलेट्स फॉर कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पे वो सारे कॉन्सेप्ट हैं जो पूरे केमिस्ट्री में अप्लाई होते हैं। अगर आपने इस चैप्टर को स्किप किया और इस चैप्टर को जो टॉपिक है उसको अगर आपने स्किप किया तो वो आपको प्रॉब्लम होने वाला है। कहाँ पे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और वो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट करेगा? वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से और गाइज क्लास 11 का तो चैप्टर ज़रूर है, बट इसका आपका यूजेज 12th में तो होना ही होना है। बट ये जो चैप्टर है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। क्लियर है? क्योंकि चाहे जो इनऑर्गेनिक हो या अगर हमें ऑर्गेनिक समझना है तो उसके जो बहुत सारे जो ऐसे जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वो स्टार्ट होते हैं यहीं केमिकल बॉन्डिंग से। क्लियर है? अब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग को बहुत अच्छे से पढ़ते नहीं है, या फिर वो जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पे वो उन्हें अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता है। तो क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है कि जब वो इनऑर्गेनिक में जाते हैं या फिर जब ऑर्गेनिक में जाते हैं तो उनको बहुत सारा कॉन्सेप्ट उनको समझ में आता नहीं है, जिसकी वजह से वो जो अदर्स जो चैप्टर है इस चैप्टर का वजह से जो अदर्स जो चैप्टर्स हैं या अदर जो पार्ट है केमिस्ट्री के उनको टफ लगने लगता है। क्लियर है? तो हम यहाँ पे आज जो कवर करेंगे गाइज, हम आज कवर करेंगे इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, और इसमें हम बेसिकली हम इसके टोटल बैकग्राउंड पे बातें करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग क्या है उस पर बातें करेंगे, और इसका जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, उस सब सारे चीज़ें पे हम 1 by 1 डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइफ लाइन ऑफ द केमिस्ट्री। कह सकते हैं क्या? तो चलो कह दिया। अब भाई टेक्स्ट लग नहीं रहा है तो कह भी सकते हैं, है कि नहीं? तो चलो जिससे ये हमारे माइंड को एक्सेप्ट हो बहुत अच्छे वे में तो हम उस वर्ड को यूज करते हैं। क्लियर है ना? तो चलो देखते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग। तो चलो भाई इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं और गाइस ये जो चैप्टर है मैं इसमें एक भी पॉइंट स्किप नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मैंने इस चैप्टर में अगर अच्छे से मेहनत करके अगर आपसे भी अच्छे से मेहनत करवा लिया तो फिर आपका जो केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो प्लीज़ आप इसके इम्पोर्टेंस को समझिए और आप उसी तरह से पढ़ाई करो। क्लियर है? तो चलो
हम लोग एकदम बहुत ही बेसिक लेवल से बातें करते हैं, अपने लाइफ से कनेक्ट करते हैं। बॉन्डिंग, व्हाट इज द बॉन्डिंग, क्लियर है। तो अगर मैं रियल लाइफ में बातें करता हूँ तो रियल लाइफ में हम लोगों ने तो सुना होगा, हम लोगों ने बोलता है कि यार वो दो जो दोस्त हैं उनके बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। किसका? फ्रेंडशिप का, क्लियर है। तो मतलब क्या है बॉन्डिंग? वो मेरे को दिखता है क्या? नहीं दिखता है, दैट इज द इमेजिनरी। बट हम क्या इमेजिन करते हैं? अगर उसको मैं दूसरे वे में बोलूँ तो ज़रूर वहाँ ना कोई फीलिंग्स है या कोई ना कोई ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इनविजिबल है, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनका इमोशन का है, उनका लव का है, क्लियर है, या उनका अफेक्शन का है, या किसी भी तरह का है। तो उसी बॉन्डिंग को गाइज हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे दो फ्रेंड्स थे, जैसे एक फ्रेंड से है और एक फ्रेंड्स ए है। एकदम ये तो क्या ना गाइस कि अगर आप जो केमिस्ट्री है या जो साइंस सब्जेक्ट है, आप जब रियल लाइफ से कनेक्ट करोगे तो आप उसे फील करोगे, आपको लगेगा कि हमें पढ़ना चाहिए केमिस्ट्री, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो, ही इज मिस्टर जॉन एंड ही इज मिस्टर रॉबर्ट, क्लियर है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई इन लोग दोनों के बीच में जो फ्रेंडशिप का बॉन्डिंग है बहुत तगड़ा है। बहुत तगड़ा है, क्लियर है। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं? हम लोग कुछ न कुछ तो ऐसे चीज़ों को बातें कर रहे हैं जो दोनों को आपस में जुड़े हुए हैं, क्लियर है। तो चलो, तो यहाँ पे उसी प्रकार जो बॉन्ड है, अगर मैं यहाँ पे बातें करूँ कि भाई ये एक एटम ए है, मान के चलो ये एटम एक्स एंड दिस वन इज द एटम वाई, क्लियर है। तो ये एक दूसरे से मिलकर क्या बनाते हैं? ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, जो मैंने बहुत ही डिटेल में कवर किया है। मॉलिक्यूल बनाते हैं, या इसे हम दूसरे वर्ड में एग्रीगेट्स भी बोल सकते हैं, क्लियर है। तो ये क्या बना रहे हैं गाइस? यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, ये एग्रीगेट्स बना रहे हैं। तो ये पूरे जो दोनों जो आपस में जो बन रहे हैं, तो इसको यहाँ पे जैसे हम लोगों ने यहाँ पे फ्रेंडशिप बॉन्डिंग बोला, यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला? यहाँ पे भी हम लोगों ने बोला अभी चूँकि केमिकल्स है, तो केमिकल है तो मतलब क्या है गाइस? केमिकल मतलब मेरे माइंड में, अच्छा सर आप केमिकल बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, आयंस एटसेट्रा की आप बातें कर रहे हैं, क्लियर है। तो केमिकल बॉन्डिंग, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को केमिकल बॉन्डिंग, क्लियर। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? इस प्रोसेस को हम लोग बोल रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। बट यहाँ पे दोनों जो आपस में जो एक दूसरे से आकर जो कनेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे कोई न कोई चीज़ तो रिस्पॉन्सिबल है इन लोग दोनों को आपस में होल्ड करने के लिए, क्लियर है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं बॉन्ड। तो अगर मुझे बॉन्ड को डिफाइन करना होगा गाइस, तो बॉन्ड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बॉन्ड को हम डिफाइन कर सकते हैं इनडायरेक्ट वे में बॉन्ड है क्या, क्लियर है। तो अगर हम बॉन्ड को देखना चाहें तो इनडायरेक्ट वे में बॉन्ड क्या है? इनडायरेक्ट वे में बॉन्ड है, इट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, that is responsible for what? For holding atoms together, that is chemical bond,
क्लियर है? व्हाट इज द केमिकल बॉन्ड? तो आपने समझ लिया कि भाई ये जो एटम है, एक एटम ये है और एक एटम ये है, दोनों आपस में किसके द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग एटम्स टुगेदर। क्लियर है? आर रिजल्टेड इन एग्रीगेट्स दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। क्लियर है? दैट इज द केमिकल बॉन्ड, दैट इज द केमिकल बॉन्ड। तो क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं? तो आई थिंक मैंने कोशिश किया। तो चलो आप तो समझ गए केमिकल बॉन्ड क्या है। क्लियर है? अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं कि सर आपने तो बता दिया है कि भाई जैसे हम लोग दोस्त के बीच में जो बॉन्डिंग होता है उसी प्रकार एटम के बीच में भी बॉन्डिंग होता है। क्लियर है? तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि सर क्या इस दुनिया में जितने भी जो एलिमेंट्स हैं तो क्या सारे के बीच में बॉन्डिंग होता है? और अगर बॉन्डिंग होता है तो क्यों ऐसा होता है? क्लियर है? जैसे हमने देखा होगा कि हमारे साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ाई कर रहे होते हैं, चाहे आप कॉलेज में हो, स्कूल में हो या किसी इंस्टीट्यूट में हो। तो आप वहाँ पे क्या देखते हो? आप वहाँ पे देखते हो कि बहुत सारे बच्चे में बहुत फ्रेंडशिप है, बट कोई ना कोई ऐसा बच्चा होगा जिससे किसी भी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। वो न किसी के साथ बात करता है, न किसी के साथ बॉन्ड बनाता है। क्लियर है? तो उसी प्रकार से जब हम केमिस्ट्री की बातें करते हैं तो यहाँ भी सिनारियो सेम है। क्लियर है? अब गाइस आपने तो नाम सुना ही होगा, नोबल गैस या इनर्ट गैस। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो इनर्ट गैस को अगर हम कंपेरिजन करें, जैसे ये आपका क्लासरूम है, एक क्लासरूम है, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन एक बच्चा यहाँ पे एक ऐसा है, एक बच्चा यहाँ पे एक ऐसा है। मान के चलो हम लोग इसको नाम दे देते हैं ताकि है चिलगोजर। क्लियर है? अब ये जो बच्चा जो चिलगोजर है, जो नेम्ड चिलगोजर है, वो क्या है? वो किसी से कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? न किसी से बातें करता है, न किसी से दोस्ती करता है, बस वो खुद में ही खुश है, खुद में ही सेटिस्फाइड है। क्लियर है? तो उसे हम क्या बोलेंगे गाइस? उसे हम बोलेंगे इनर्ट। इनर्ट मीन्स नॉट एक्टिव और वी कैन से नॉट रिएक्टिव। तो यहाँ पे क्या है गाइज? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो चिलगोजर है, हमारे क्लास का जो बच्चा है, हमारा जो फ्रेंड है, वो भाई किसी से कोई मतलब नहीं है। उसको तुम मार भी दो, पीट भी दो, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो बस समझो कि वो सो गया है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं इनर्ट। उसी प्रकार से जब हम केमिस्ट्री की बातें करते हैं तो यहाँ पे जो एलिमेंट हैं कौन कौन से हैं? हीलियम, न्यून, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो ये जो है, जो 6 है, ये अनरिएक्टिव है। ये वही चिलगोजर हैं जिनको किसी से मतलब नहीं है। क्लियर है? तो ये भी अनरिएक्टिव है, तो ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। क्लियर है? क्लियर? तो इनका जो फॉर्म पाया जाता है एलिमेंट का, वो क्या होता है? मोनो एटॉमिक। क्लियर है? बट जितने भी जो अदर जो एलिमेंट्स हैं, एक्सेप्शन हम बाद में देखेंगे, हम बाद में ये भी देखेंगे कि अब जेनॉन का अब एक्सपेरिमेंटली जेनॉन ऑक्साइड, डाइऑक्साइड, लाइक दैट, इस तरह से जो कंपाउंड है अब मिलने लगे हैं। तो मतलब ये अब यहाँ पे भी ये हो गया है कि भाई अब
जो इनर्ट गैसेस है उनमें से भी अब कुछ जो है रिएक्टिव हैं। क्लियर है। बट अभी तक जो हम जानते हैं दैट इज़ द मोनो एटॉमिक। इनका जो नेचर में जो इनका अवेलेबिलिटी है वो किस बेसिस पे है, मोनो एटॉमिक। बट इसके अलावा जैसे चिलगोजर के अलावा जो जितने भी ये सब सारे बच्चे हैं वो रिएक्टिव है। तो गाइज ये रिएक्टिव क्यों होंगे? जैसे कोई बच्चा बहुत फाइट करता है, कोई बच्चा बहुत नॉटी है, बहुत शरारती है, तो क्या है वो बेवजह वो चाहता है कि आपने देखा होगा कि जो बच्चा बहुत नॉटी है या बहुत शरारती है तो क्या करता है बेवजह वो किसी न किसी से फाइट करते रहेगा। जो काम करना नहीं चाहिए वो भी काम करना चाहता है। तो एक्चुअली वो कर क्या रहा है? तो रिएक्टिव मीन्स वो क्या है, वो एनर्जेटिक है। क्लियर है। तो ये क्या करना चाह रहा है? ये चाह रहा है कि भाई मैं किसी न किसी तरह से क्या आऊँ, लोअर एनर्जी लेवल में आऊँ अपना एनर्जी कंज्यूम करके। क्लियर है। तो जब मैं लोअर एनर्जी लेवल में आऊँ अपना एनर्जी कंज्यूम करके, जब मैं लोअर एनर्जी लेवल में आ जाऊँगा तो क्या होगा भाई, मेरे पास अब एनर्जी रहेगा नहीं, तो मैं किसी से ना फाइट करूँगा न किसी से मैं क्वेरल करूँगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, केमिस्ट्री के सेंस में उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टेबल स्टेट, जिसमें इस दुनिया का कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मटेरियल है, या क्यों ना हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम लोग सब चाहते हैं क्या, स्टेबिलिटी गेन करना। तो भाई जब हम चाहते हैं स्टेबिलिटी गेन करना तो फिर एटम, मॉलिक्यूल या दुनिया का कोई भी जो मटेरियल्स है, कोई भी जो पदार्थ है वो भी चाहेगा। क्योंकि अगर हम चाह रहे हैं तो हमारे अंदर भी क्या है, एटम है, मॉलिक्यूल है। क्लियर है। तो हम तो होल बॉडी के बारे में बोल रहे हैं, बट उसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है तो वो भी चाहेगा सेम कंडीशन। तो इस तरह से गाइस यहाँ पे क्या है, तो एक तो हमें मिल गया कि भाई एक स्टेबिलिटी, वो स्टेबल स्टेट में आना चाहता है बाई लोअरिंग द एनर्जी। क्लियर है। और बाई कंज्यूमिंग द इट्स एनर्जी। और इस तरह से वो क्या करता है, वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो क्या करता है, केमिकल बॉन्ड बनाता है। क्लियर है। तो चलो, तो ये हो गया। और दूसरा क्या हुआ, तो भाई अब आपको यहाँ पे होगा कि सर ये क्यों है, कि सर ये अनरिएक्टिव क्यों है, मतलब ये भाई किसी के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करता है। तो इसके दो ही रीज़न हो सकते हैं कि भाई हमें किसी दुनिया में किसी और लोगों से कोई मतलब नहीं। क्लियर है। तो उसका दो ही रीज़न हो सकता है। एक रीज़न क्या हो सकता है कि भाई उसके पास सब चीज़ वो जो चाहिए, जो जीवन शैली जीने के लिए है, उसको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्लियर है। अब एक तो है कि भाई मेरे पास कुछ करने की क्षमता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी एक लोअर एनर्जी स्टेट में हूँ। क्लियर है। उसी प्रकार से गाइज यहाँ पे है कि क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल है जो हीलियम, तो उसी प्रकार से जो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन जो है ये गाइज अनरिएक्टिव है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, इसका सबसे बड़ा रीज़न है ऑक्टेट रोल। क्लियर है। तो ये एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि भाई कोई भी अगर एक एटम है या एलिमेंट है, अगर उसका जो आउटर सेल, उसका जो अगर आउटर सेल जिसे हम वैलेंस सेल भी बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक न्यूक्लियस है, एक सेल ये है, सेकंड सेल ये है, थर्ड सेल ये है। तो अगर इसका जो आउटर सेल है, अगर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है, ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है ये क्या है गाइज, ये है अनरिएक्टिव। मैंने इसके सब चीज़ अगर इलेक्ट्रॉन की सेंस में बात करें तो इसके पास सारा चीज़ें अवेलेबल है, इसे किसी से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए न वो दौड़ता है, न भागता है, न मेहनत करता है। क्लियर है। इसीलिए अनरिएक्टिव। तो दैट इज कॉल्ड ऑक्टेट रोल।
क्लियर है। तो यहाँ से एक क्या कॉन्सेप्ट निकल कर आया कि भाई जिसका भी जो आउटर सेल होगा या जिसका भी जो इसको अनदर वर्ड में हम क्या बोलते हैं, जो वैलेंस सेल होगा, अगर उसमें वो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या होता है, वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है या वो एटम स्टेबल हो जाता है। क्लियर है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि भाई सर मेरे को तो एक चीज़ तो समझ में आ गया कि भाई हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन के केस में कि भाई इनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, यहाँ पे होता है NH2NP6, N इज द नंबर ऑफ सेल। क्लियर है। तो इस तरह से अगर हम करते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, N और यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए गए, टोटल हो गए यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलाकर S एंड P मिलाकर। तो मतलब जो उसका आउटर सेल है, सोचिए जिसका आउटर सेल में अगर हम 8 इलेक्ट्रॉन कर दिए, हीलियम के केस में क्या होता है, हीलियम का केस में चूंकि इसका एटॉमिक नंबर, हीलियम के केस में एटॉमिक नंबर हीलियम का है, हीलियम के केस में सिर्फ उसका आउटर इलेक्ट्रॉन में क्या है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि उसका हीलियम जो है उसका अगर आउटर मोस्ट जो है, आउटर जो सेल है, आउटर मोस्ट जो सेल है जिसे हम वैलेंस सेल बोलते हैं, उसमें क्या है, उसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वहीं पे स्टेबल है। क्लियर है। दैट इज कॉल्ड डुप्लेट रूल। क्लियर है। तो अब यहाँ पे तो मेरे को एक चीज़ समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया कि भाई हमें अगर दुनिया के मोह माया से हटना है और दुनिया का स्टेबिलिटी गेन करना है, क्लियर है, तो हमें क्या बनना पड़ेगा, हमें बनना पड़ेगा चिलगोजर। तो चिलगोजर का क्या तरीका है, चिलगोजर का तरीका है कि भाई अगर आपके पास एनर्जी ज़्यादा है तो आप उसे ख़त्म कर लो और सुस्त पड़ जाओ, दैट इज़ द चिलगोजर। तो उसी प्रकार से जो एटम है, एटम के केस में क्या होता है, एटम का केस में होता है कि भाई जो आउटर मोस्ट जो सेल है जिसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो क्या करना चाहेगा, वो एटम ये चाहेगा कि भाई किसी भी तरह से जो अगर मेरा आउटर मोस्ट जो सेल है अगर उसमें कोई इलेक्ट्रॉन है तो या किसी भी तरह से हम किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले ले या किसी दूसरे को हम इलेक्ट्रॉन दे दे। क्लियर है। और इस तरह से लेकर देकर या शेयरिंग करके हम क्या बनाए, हम जो मेरा जो आउटर मोस्ट जो सेल है गाइज उसमें किसी तरह मेरा क्या हो जाएगा, अगर 8 इलेक्ट्रॉन अगर हो जाएगा तो भाई जो मेरा कॉन्फ़िगरेशन मैं स्टेबल माना जाऊंगा। ये हमने नहीं बोला, ये हमारे बहुत जो लंबे हेयर वाले चाचा, जो हमारे साइंटिस्ट चाचा हैं, चश्मे वाले चाचा, इस तरह के बहुत सारे हमारे अंकल्स आए केमिस्ट्री के फील्ड में। उन्होंने डिफरेंट टाइम में डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किया और ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे हैड कंक्लूडेड व्हाट कि इस दुनिया के जितने भी जो एलिमेंट है या जितने भी जो एटम है वो क्या चाहेंगे, वो चाहेंगे कि भाई मेरा किसी भी तरह से जो नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अगर उस कॉन्फ़िगरेशन को हम अचीव कर ले तो मेरा क्या होगा, मेरा जो सिचुएशन होगा, वो मेरा जो कंडीशन होगा वो क्या होगा, वो होगा स्टेबल, मैं स्टेबल माना जाऊंगा। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल ले लूँगा, जैसे मैं सोडियम का एग्जांपल लेता हूँ, Na का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। क्लियर है। इसका हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो मैंने कॉन्फ़िगरेशन में क्या बोला है, आपको किताब वाली चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं है। क्या मैंने बोला है, SSP लिखो पहले, देन SP लिखो एंड देन SD लिखो, हमारा इतना में काम हो जाएगा। तो हम इसको 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4, और P कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2 से, और यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे
3, डी हम 3 से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा एटॉमिक नंबर कितना है, तो इसमें कितने होंगे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितने होंगे गाइस 6। क्लियर है। अब यहाँ पे 3 जो है वहाँ पे कितने यहाँ पे बचे, देखो 2 + 2 = 4, 4 + 6 = 10। तो देन अभी भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है। तो हम वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, नेक्स्ट सेल में। क्लियर है। अब इसको अगर मैं अगर बनाऊँ तो यहाँ पे देखो ए है, और इसको मान लो तो En = 1 है, En = 2 है, En = 3 है। अब यहाँ पे देखो तो जो En = 1 है उसमें मैक्सिमम सेल कितने होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ही है, एक ही सब सेल है, तो इसमें कितने मैक्सिमम होंगे 2 हैं। अब यहाँ पे ये सब सेल डिफरेंट है, बट जो सेल है En = 2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्लियर है। तो अब यहाँ पे आप गाइस देख लो कि यहाँ पे और एक जो इलेक्ट्रॉन कहाँ बचा है, सेल 3 में। तो गाइस यहाँ पे देखो कि यहाँ पे इसका जो आउटर मोस्ट सेल उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। और हमें क्या बताया गया है, हमें ये बताया गया है कि भाई किसी भी एलिमेंट का, एटम का जो आउटर मोस्ट सेल है अगर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो स्टेबल माना जाएगा, दैट इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। अब अगर नहीं है तो इस दुनिया के जितने भी जो एटम है, जितने भी जो एलिमेंट है, वो क्या चाहेंगे, वो चाहेंगे कि भाई मैं मेरा जो नियरेस्ट जो इनर्ट गैसेस का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वो मैं किसी तरह अगर वो अचीव कर लूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा जो केमिस्ट्री में क्या होगा, मेरा मान सम्मान बढ़ जाएगा। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो अब ये क्या है, अब इसको 8 कंप्लीट करने के लिए इसको क्या करना होगा, या तो इसको 7 कहीं से रिसीव करना होगा या एक इसको रिलीज करना होगा। अगर ये एक रिलीज कर दिया तो अब यहाँ पे क्या हो, इसका जो आउटर मोस्ट सेल जो क्या है विजुअली जो दिखेगा वो क्या है कि भाई इसका आउटर मोस्ट जो सेल है उसे हम क्या बोलेंगे कि उसमें ऑक्टेट जो है कंप्लीट है। तो 8 ही, चूँकि 8 इलेक्ट्रॉन है तो कौन सा इजी है, इजी है कि भाई 7 हम रिसीव करेंगे तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि हम एक को रिलीज करना। क्लियर है। तो यहीं से स्टार्ट होता है क्या, आयोनिक बॉन्ड, और यहीं से स्टार्ट होता है क्या, केमिकल बॉन्ड। क्लियर है ना। तो ये रीजन रहा। तो इस तरह से गाइज ये क्या चाहेगा, ये चाहेगा इसका सोडियम का कि इसका जो अगर एनी का जो नियोन है, नियोन का कितना है एटॉमिक नंबर, दैट इज द इनर्ट गैस 10। तो अगर इसको हटाते तो क्या हो जाएगा, तो जो सोडियम का जो नियरेस्ट है इनर्ट गैस वो कौन सा है, नियोन है। तो नियोन का वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहेगा। तो क्लियर है। तो इसलिए क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग होता है। क्लियर है। इसलिए केमिकल बॉन्ड बनते हैं। क्यों, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी जो एलिमेंट हैं, एटम हैं, वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि भाई मैं किसी भी तरह क्या कर लूँ, मैं जो इनर्ट गैसेस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमसे जो सबसे ज़्यादा नज़दीक है मैं उसको अचीव कर लूँ। क्लियर है। तो इसलिए गाइज केमिकल बॉन्ड बनता है। क्लियर है ना। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि भाई केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है। क्लियर है। अब इसका तो हम लोग बैकग्राउंड के तो बात ही कर रहे हैं। तो इस तरह से तो केमिकल बॉन्ड के लिए क्या कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है गाइज, यहाँ पे ये जो केमिकल बॉन्ड है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई मेरे मन में कि वाई डू एटम्स कंबाइन। तो क्लियर है। इसमें आज आप लिखो तब भी नहीं लिखो तब भी ओके है, क्योंकि आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट करने जा रहा हूँ। ये लेक्चर नंबर 1 है। और गाइज आई होप अगर मैं इसे पूरे तरीके से कवर करूँ, पूरे अच्छे से कवर करूँ तो मोर देन 30 लेक्चर्स होंगे।
क्लियर है। तो आप समझ सकते हो कि ये जो चैप्टर है वो कितना बड़ा चैप्टर है। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो, तो अब आपको तो आंसर ऑलरेडी मिल चुका है जो मैंने प्रीवियसली सारा चीज़ें जो डिस्कस किया। तो ये सब सारा चीज़ें होते हुए तो आप सोचो कि सर ये तो ठीक है, मैंने तो आज तक पता नहीं लगा पाया कि भाई केमिकल बॉन्ड कैसे होता है, केमिकल बॉन्डिंग क्या है, ये सब। और तो लेकिन सर इसका तो कोई ना कोई तो थ्योरी दिया होगा, पहला टाइम तो कोई ना कोई तो बताया होगा, और टाइम के साथ तो डिफरेंट थ्योरी डेवलप हुए होंगे। क्लियर है। मान के चलो पीरियोडिक टेबल में 117 118 एलिमेंट है, बट अगर जो कंपाउंड है वो करोड़ों में है। क्लियर है। तो सोचो वही 117 एलिमेंट से कितने कंपाउंड बन रहे हैं, करोड़ कंपाउंड बन रहे हैं। मीन्स जो एटम्स हैं आपस में जो बॉन्डिंग बना रहे हैं वो कितने बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा बना रहे हैं, डिफरेंट टाइप के, जिसे हम गिन भी नहीं सकते। इतने कंपाउंड्स अवेलेबल हैं इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरे यूनिवर्स में। बट वो जितने भी जो अवेलेबल है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर है ये हमारा केमिकल बॉन्डिंग। क्लियर है। तो ऐसे भी डेली लाइफ के लिए हमें केमिकल बॉन्डिंग समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एवरीडे लाइफ में विदाउट यूजिंग एनी सब्सटेंस, कंपाउंड इज व्हाट, इट्स आल्सो अ सब्सटेंस। तो हम लोग सब्सटेंस मटेरियल सारे यूज करते हैं, तो उसका जो बिहेवियर है, उसका जो प्रॉपर्टी है, उसको हमको समझने के लिए हमको क्या समझना होगा, हमको समझना होगा केमिकल बॉन्डिंग। क्लियर है। तो फर्स्ट जो श्रेय जाता है कि भाई कब ये दिया गया और कौन हमारे जो साइंटिस्ट चाहता से उन्होंने दिया गया, तो इसे बोला। तो फर्स्ट जो थ्योरी जाता है वो दिया था किन्होंने, 1916 में। कौन थे, एक हमारे कोसेल चाचा थे, और एंड सेकेंड जो हमारे थे लेविस साहब थे। क्लियर है। कोसेल चाचा ने जो केमिकल बॉन्डिंग का जो कॉन्सेप्ट दिया वो बेसिकली फोकस किया था किस पे, ऑर्गेनिक केमिकल बॉन्डिंग पे। एंड जो लेविस साहब थे उन्होंने किस पे फोकस किया था, ऑर्गेनिक के अंदर जो केमिकल बॉन्डिंग होता है उस पे। यहाँ पे इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया था, यहाँ पे इन्होंने यूज किया था ऑक्टेट रूल कॉन्सेप्ट, जिससे हम लोग एक दूसरे नेम से भी जानते हैं। वो नेम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। ये किनके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था दोनों का कंबाइंड जो एफर्ट था, बट अलग अलग फील्ड में था, अलग अलग टॉपिक पे था। इसमें कोसेल साहब ने दिया था इनऑर्गेनिक में और लेविस साहब ने दिया था ऑर्गेनिक में, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी के बारे में बोलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्लास में हम ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सेकेंड था गाइस, सेकेंड क्या था, सेकेंड है VSEPR थ्योरी, जैसे वायलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जिसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, वो सारे चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो डोंट वरी। एंड देन वी विल स्टडी अबाउट द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। And then we will fourth one is the MOT, is molecular orbital theory। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग, ये आपको देखने में तो सिर्फ 4 ही पॉइंट लग रहे हैं, बट इसके अंदर अगर हम लोग अच्छे से पढ़ाई करें गाइस, तो मेरे हिसाब से अगर हम 1 घंटे का भी क्लास करें पर डे, तो मोर देन 30 लेक्चर्स लगेंगे। क्लियर है। तो हम लोग ने तो देखा, हम लोगों ने तो इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया, हम लोगों ने तो इसका बैकग्राउंड भी देख लिया, हम लोगों ने तो ये भी देख लिया कि भैया एटम कंबाइंड क्यों होता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज के क्लास में देखा। तो आई थिंक आज का जो लेक्चर है वो आपको थोड़े समझ में आया होंगे। और एंड इन नेक्स्ट क्लास हम लोग जो कोर जो केमिकल बॉन्डिंग है,
वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम लोग स्टार्ट करेंगे कोर्सेल लेविस साहब का जो थ्योरी था, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे रियल केमिकल बॉन्डिंग, और तब मज़ा आएगा। और जब हम इसको समझ जाएंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि फिर आपको ना केमिस्ट्री एकदम हलवा लगेगा। हलवा, हलवा समझते हो? तो बस आप बस पढ़ाई करते जाओ अच्छे से, सही से, अपने पेरेंट्स के सपना को पूरा करते जाओ। चलो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। जय हिंद, जय भारत।